Hello, my dear students and my dear friends। तो हम अपने सीरीज़ पे आगे चलते हैं। हम लोगों ने पहला कर लिया था, है ना। पहला हो गया था। हम दूसरे टेस्ट पे चलेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर दूसरा होगा। हम लोगों ने पहला जो किया था उसमें बहुविकल्पी किए थे। बहुविकल्पी प्रश्न किए थे कितने? 20 क्वेश्चन। ठीक है, खंड आ होता है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे अगला पेपर, उसके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है। बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। हमको बतानी क्या है? -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो दूरी होती है एक्स, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब हम इस बिंदु की बात कर लेते हैं। बिंदु है एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 4। मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है -3 और वाई की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ होगी? -3 लगभग यहाँ होगी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं -3 है, और वाई की वैल्यू 4 मान लेते हैं, यहाँ पर है। ठीक, तो बिंदु कहाँ होगा? तो बिंदु इन दोनों के जस्ट सामने यहाँ पर होगा। बिंदु कहाँ होगा? इन दोनों के जस्ट सामने होगा, -3,4। ठीक है, इस बिंदु की दूरी कहाँ से निकालनी है? एक्स अक्ष से निकालनी, ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी है कितनी? तो ये दूरी कितनी है? 4 इकाई। कितनी है? 4 इकाई। कितनी है? 4 इकाई। ठीक है, आ गई बात समझ में? 4 इकाई कितनी हो जाएगी? 4 इकाई। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 इकाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, इसका मान निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4। कितना जाएगा? अब हर समान है तो सीधे घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, बटे में कितना? 4। 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। ठीक है, मूल समान के लिए के का मान निकालना है। ठीक है, तो समीकरण क्या दे रखा है? समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 6x प्लस का के इज इक्वल टू 0। ठीक है,
माइनस 6x प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण की तुलना अगर हम व्यापक समीकरण से कराएंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना कराएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 और b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी k। c की वैल्यू आ जाएगी k। अब हम जानते हैं कि अगर मूल बराबर हैं, हम जानते हैं कि मूल अगर बराबर हैं तो d बराबर हो जाता है 0। d क्या है? d है विवेक्त कर। d क्या है? विवेक्त कर। तो विवेक्त कर d 0 हो जाएगा। विवेक्त कर क्या होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके? 0 के। b की वैल्यू क्या दे रखी है? तो -6। b की वैल्यू क्या दे रखी है? -6। -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है k इज इक्वल टू किसके? 0 के। तो ये -6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 36 माइनस 4 तिया 12 इंटू के, तो 12 के बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा क्या? 36 बराबर 12 के। ठीक है, 12 से काट दोगे तो 3 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 3। के बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, HK बराबर 7 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, तो AC का मान बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, ये चित्र बना हुआ है तुम्हारे सामने, आपके सामने है ना चित्र, ये बना हुआ है AHK और ABC। चलिए देख लेते हैं। AK दे रखा है 10, AK कितना दे रखा है? 10। ठीक है, HK कितना दे रखा है? HK दे रखा है 7। HK कितना दे रखा है? 7। और इसके अलावा BC दे रखा है 3.5। BC कितना दे रखा है? 3.5। ठीक, हमें निकालना किसका मान है? तो हमें निकालना है AC का मान, मतलब इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, अब हम करते हैं त्रिभुज AHK समरूप त्रिभुज ABC। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम जानते हैं इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं। त्रिभुज समरूप तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो ध्यान से समझिए, त्रिभुज AHK है तो इसके संगत भुजा देखिएगा, HK के संगत भुजा BC, तो यहाँ से आ जाएगा HK अपॉन BC बराबर, ठीक है, AK के संगत AC, तो AK अपॉन AC। ठीक है, अब सारे मान रख सकते हैं। HK की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7। BC की वैल्यू कितनी है? 3.5, 3.5 बराबर AK की वैल्यू कितनी है? 10 और AC की वैल्यू हमें निकालनी है। AC क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तिर्य गुणा करा के, नहीं, 7AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.5 इंटू 10 यानी 3.5 गुणे 10। 10 का गुणा कराएंगे तो ये 35 बन जाएगा। तो AC बराबर कितना आ गया? 35/7। 7 से काटेंगे तो 7 पना 35। AC कितना आ गया? 5। AC कितना आ गया? 5। ठीक है, AC कितना आ जाएगा? 5। अर्थात कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा कौन सा? ये वाला विकल्प हो जाएगा हमारा चौथा। इसमें 5 सेंटीमीटर है ना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि tan A बराबर 4/3 तो cos A का मान होगा। तो tan A की वैल्यू दे रखी है,
tan A कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। ठीक, तो cos A का मान निकालना है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या होता है tan A होता है, tan A क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। यहाँ कर्ण की वैल्यू नहीं पता है तो हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का 16 हो जाता है, 3 का 9 हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 9 25। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, 5 हो गया कर्ण का मान। कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए बराबर क्या बन जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए क्या होता है, तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार था कितना, 3, आधार था कितना 3, कर्ण कितना आया 5, तो 3/5 इसका मान हो जाएगा। अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा सही बी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 15, 18 और 24 का लासा है। लासापा निकालना है। लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो लासापा निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तो 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड कितने होते हैं, एक साथ निकाल देते हैं इसका, नहीं एक साथ निकाल देते हैं एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे एक साथ, तो 15, 18 और कितना 24। ठीक है, सबसे पहले कितने से कटेगा, 2 से। कितने से कटेगा, 2 से। तो 15, 18 कट जाएगा 2 से, 9, ये कट जाएगा 2 से, 12, फिर से 2 से कट जाएगा, तो ये 15, ये 9 और ये आ जाएगा 6, फिर से 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 15, ये 9 और ये 3। ठीक है, अब फिर से 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, है ना। फिर से 3 से कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 5 1 1। अब कितने से कटेगा, तो 5 से। 5 से काटोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम। इन्हीं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम, है ना। इनका गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, बताइए। इनका गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, तो 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 पन 40, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 40, 9 गुणे 40, 9 चौके 36, 360। कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अर्थात कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या वे दो संख्याएं होती हैं जिनका मासा एक होता है, जिनका मासा एक होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला 14,35, 14 7 से काटोगे कट जाएगा, 35 7 से काटोगे कट जाएगा, है ना। समझ रहे हो, 14 7 से काटोगे कट जाएगा, 35 7 से काटोगे, यानी कि इसका जो मासा होगा वो 7 आ सकता है, 7 एक मासा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, 18 25। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। 31 93, 31 से 93 कट जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके बाद 32 62 देख लेते हैं,
32 इकाई में 2 इकाई में 2 यानी कट जाएगी संख्या, ये भी नहीं हो सकता। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। क्यों? 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 3 2, ये हो गया 18 के गुणनखंड। 25 के क्या होते हैं? 5 5। देख लो इसमें उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, तो उभयनिष्ठ क्या मिलेगा? एक इसके गुणे में होगा, एक इसके गुणे में होगा, यही क्या मिलेगा? उभयनिष्ठ। अर्थात इनका इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा हो जाएगा? 18,25। कौन सा हो जाएगा? 18,25। यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक बिंदुओं 7,-6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, बिंदु को निकालना है। बिंदु संबंधित कह रहे कौन से चतुर्थांश से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। 4 विकल्प दे रखे हैं। अब हम बिंदु निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो बिंदु निकालेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, है ना। तो पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं। ओके, तो बिंदु कैसे निकालेंगे? तो बिंदु निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, क्या? तो अंतः विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है? अंतः विभाजन के लिए लगा देते हैं x, y इज इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान m1 प्लस m2 कॉमा, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाता है अंतः विभाजन के लिए सूत्र। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x1 x2 के मान कहाँ से लिए जाएंगे? तो पहला हो जाएगा x1 की वैल्यू, ठीक है, कितनी? 7। दूसरा हो जाएगा y1 की वैल्यू, तो y1 की कितनी हो जाएगी? -6। ऐसे ये वाला हो जाएगा x2 की वैल्यू 3, है ना, और ये हो जाएगा y2 की, तो y2 हो जाएगा 4 यहाँ से, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब इसको कर लेते हैं सूत्र से। ठीक है, अब इसको सूत्र से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x, y इज इक्वल टू आ जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा x2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस, ठीक है, अब m2 की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा, है ना, और x1 की वैल्यू 7 और बटे में कितना आ जाएगा? m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 कॉमा, ऐसे ही m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3 प्लस, है ना, m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -6 और बटे में कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 1 + 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14 बटे में 2 1 3 कॉमा, ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 6 दूनी 12, वो भी माइनस का हो जाएगा, 2 1 3, है ना। ये बनेगा 14 3 4 3 7 17 बटा 3 कॉमा, ये कितना बन जाएगा? 12 में से 3 घटाएंगे तो 3 में से 12 तो माइनस का 9 बटा 3, 3 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आया? 17 बटा 3 कॉमा माइनस का 3, 17 बटा 3 कॉमा माइनस का 3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं -3 किस चतुर्थांश में आ सकता है। देखिए y का मान -3 किस चतुर्थांश में आ सकता है? नहीं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब चिन्ह हमारे पास कौन से हो गए? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, अब हम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। ठीक, चिन्ह हमारे पास हो गए प्लस और माइनस। ठीक है, चिन्ह हमारे पास हो गए प्लस और माइनस। अब हम चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर लेते हैं? चतुर्थांश की। कौन से क्वेश्चन पर थे हम? क्वेश्चन नंबर 8 पर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
8 पर थे। तो अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। चतुर्थांश क्या होता है? अब देखिएगा हमारे पास चिन्ह आ गए प्लस और माइनस, ठीक है। चतुर्थांश की बात करें तो ये होता है ना, ये x होता है, ये y होता है, x डैश होता है, ये y डैश होता है, ठीक। चतुर्थांश की बात करें तो ये प्लस का होता है भाग, नहीं, ये 0 0 होते हैं, ठीक। ये जो बीच में बिंदु होता है 0 0 होता है ओ, ठीक। और अगर इस तरफ चलेंगे तो मान धनात्मक होंगे अर्थात x प्लस का होगा, इस तरफ चलेंगे तो y प्लस का होगा अर्थात जो प्रथम चतुर्थांश है वो हो जाता है प्लस प्लस। जो प्रथम चतुर्थांश है वो क्या हो जाता है? प्लस प्लस, ठीक है। अब इधर की बात कर लेते हैं। इधर चलेंगे तो माइनस होगा और इधर चलेंगे तो प्लस होगा, तो अर्थात द्वितीय चतुर्थांश जो होगा वो होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। एक्स वाला मान पहले लिखा जाता है इसलिए माइनस प्लस होगा, ठीक। अब फिर से इधर चलेंगे तो माइनस, इधर चलेंगे तो माइनस, तो इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश बन जाता है माइनस माइनस, ठीक है। अब इस इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, इसका मतलब ये बन जाता है प्लस माइनस, है ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। और यही हमें चिन्ह मिले थे, तो इसका मतलब प्लस माइनस चिन्ह कौन से चतुर्थांश में आया? चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस चिन्ह आता है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 इंटू कॉट 60 अंश, तो x का मान होगा, सारे मान पुटअप करने हैं और हल कर लेना है, ठीक है। तो 45 अंश का मान कितना होता है? tan 45 अंश का मान, तो x इंटू tan 45 अंश का मान होता है 1 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। कॉट 60 का मान 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 2/2, अर्थात 2 से 2 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई स्मॉल r सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, साफ हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। अब समझिएगा, 2 वाइपर दे रखे हैं, नहीं, 2 वाइपर जब भी सफाई करेंगे, मान लीजिए एक वाइपर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 2 वाइपर लगे जो एक दूसरे को कभी आच्छादित नहीं करते हैं, अर्थात एक वाइपर की पत्ती की लंबाई ये है। अब ये जो सफाई करता है उसकी, किसकी? जब सफाई करता है कार के शीशे की तो 120 अंश के कोण तक घूम जाता है, ठीक है, 120 अंश के कोण तक घूम जाता है। तो त्रिज्यखंड बन गया, ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड। इसकी लंबाई कितनी दे रखी? r। इसकी लंबाई कितनी दे रखी? r, ठीक है। पत्ती की लंबाई कितनी दे रखी? r, ठीक। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और साथ में ही कितने त्रिज्यखंडों का? तो ये 2 वाइपर है तो दो वाइपर के त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, नहीं, ठीक है। तो 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कितना कोण बना? 120 अंश, ठीक है। तो कितना बन जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई r² थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 120 अंश और अपान में 360 डिग्री, है ना।
जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, तो कितना आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2/3 पाई आर स्क्वायर। सही सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब देखिए 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होता है, सभी लोग जानते हैं नहीं। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है जानते हो। ठीक, अब समांतर माध्य 1 से 9 तक की, तो हम समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, नहीं सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 4 5 6 7 8 और प्लस 9। और कितनी संख्याएं इसमें दे रखी हैं 1 से 9 तक, कितनी संख्याएं हैं, तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ही दे रखी हैं। ठीक है, 1 से 9 तक की बात करें तो 1 से लेकर के 9 तक की 9 संख्याएं। अब इन सबको ऐड करेंगे, नहीं कि क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से समझिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है अंतर सेम आ रहा है ना, इन सब में सबके बीच में अंतर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अंतर जब बीच में अंतर सेम हो, ध्यान देना, बीच में अंतर सेम, अंतर क्या हो बराबर हो, अंतर क्या हो बराबर हो, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो समांतर माध्य निकालते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 से। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 से, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, बटा 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। अब समझिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या है लंबवृत्तीय बेलन कहा गया, लंबवृत्तीय बेलन कहा गया, तो बेलन का जो आधार होता है, ये जो बेलन का आधार है, ये आधार कैसा है वृत्ताकार, आधार कैसा है वृत्ताकार। ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल दे रखा है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, है ना, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्यास। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना आर का 2 गुना, मतलब 2r होता है। क्या होता है व्यास 2r, 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, दो बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पहले पहले वालों को जोड़ दो, दूसरे दूसरे वालों को जोड़ दो और दोनों के बटे में 2 कर दो। इसका मतलब -2 प्लस -2 बटा 2 कॉमा 6 प्लस 10 बटा 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये -2 नहीं, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2 और बटे में कितना 2। ठीक, ये 6 10 कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 2, यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा -4 बटा 2,
यहाँ कितना हो जाएगा 8, 2 से 4 को काटेंगे तो आ जाएगा -2 और 8, -2, 8। ठीक है, कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो विकल्प हो जाएगा सी, -2, 8। सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक n के लिए, है ना, n के लिए, प्रत्येक पूर्णांक n के लिए, यानी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 रखें ना, तो सभी के लिए, इन सभी के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। तो विषम पूर्णांक का रूप अब एक चेक करते हैं। अच्छा, एक रखो यहाँ पे तो विषम आ जाएगा। ठीक है, एक रखने पर विषम आ गया, 2 रखो सम आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर अच्छा एक रखो तो 1 + 1 2 आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर एक रखो अच्छा तो 2 × 1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। 2 भी सम संख्या है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें रख के चेक कर लेते हैं। नहीं, इसमें रख कर चेक करते हैं। जैसे एक रखा मैंने तो 2 × 1 + 1 अर्थात कितना हो गया? 2 + 1 अर्थात कितना हो गया? 3 हो गया। नहीं, अर्थात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, अब जैसे 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 × 2 + 1 है ना, 2 दूनी 4 + 1 अर्थात 5 हो गया। यह भी विषम, ये भी विषम। और भी कोई संख्या रख के चेक करना चाहते हो कर लो। जैसे मैंने 8 रखा है यहाँ पे तो 2 × 8 + 1, 8 दूनी 16 + 1 अर्थात 17 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है? विषम संख्या है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 2n + 1, कोई भी धनात्मक कोई भी किसी भी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? 2n + 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 मिनट की सुई, 1 मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब समझिए इसको। इसमें क्या कह रहे हैं? 1 मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है मिनट की, मतलब त्रिज्यखंड का ना। ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। और कितने मिनट में? 1 मिनट में। नहीं, कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो पहले हमें 1 मिनट के लिए कोण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोण। तो कोण कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। तो 60 मिनट में कोण बनता है, 60 मिनट में कोण अर्थात 1 घंटे में ना, 1 घंटे में कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में कोण कितना बनेगा? तो 1 मिनट में बनेगा 360/60 का। ठीक है, 0 से 0 6 6 36, 6 अंश का बन जाएगा। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 6 अंश का। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्या होता है? πr² थीटा, थीटा की जगह 6 अंश आ जाएगा, और बटे में 360 अंश। ठीक है, 360 अंश 6 से काट दो, 6 6 36, तो कितना आ गया? πr²/60 अंश, है ना। πr²/60, πr²/60 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3, 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यहाँ इक्वल नॉट होगा, यहाँ क्या होगा? इक्वल नॉट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? समझिएगा इस समीकरण को और इस समीकरण को। नहीं, इसमें 3 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा x - 2y - 3 = 0
और ये क्या बन जाएगा 3x प्लस के वाई और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों की तुलना करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, ऐसे ही a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी k और c2 की कितनी आ जाएगी, c2 की आ जाएगी माइनस का 1। कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे लिए कौन सा चाहिए, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, प्रतिबंध। अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध होता है a1 बटा a2 इज इक्वल नॉट b1 बटा b2। ठीक है, समझ में आ गई बात, a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बटा b2 मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, ठीक है, और b1 की वैल्यू है माइनस का 2 और b2 की वैल्यू है k। ठीक, तेरे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल नॉट माइनस का 6, k इक्वल नॉट माइनस का 6, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ इक्वल नॉट होगा, क्या होगा, इक्वल नॉट होगा। ठीक, यहाँ क्या होगा, इक्वल नॉट होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इक्वल नॉट माइनस 6 होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, के इक्वल नॉट माइनस 6। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, m का मान होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों के HCF को इस रूप में लिखना है तो हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो 65 के गुणनखंड क्या होते हैं, सबको पता है, 5 गुणे 13, 13 पच्चे 65 है ना। और ऐसे ही 117 के गुणनखंड करें तो 9 गुणे 13, 13 नामा 117। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो यही हो जाएगा हमारा HCF, क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक, हालांकि इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 3, 3 गुणे 13, ये होगा जाके। ठीक है, तो HCF कितना आ गया, 13 आ गया। HCF कितना आ गया, 13। HCF को किसके रूप में लिखना है, इसके रूप में। ठीक है, तो 65m माइनस 117 बराबर किसके हो जाएगा, 13 के। 117 को पक्षांतर करेंगे तो 65m बराबर आ जाएगा 117 प्लस 13, 13 प्लस 13 प्लस 117। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 7 3 10 है ना, 1 1 2 2 1 3, 130 बटा 65। कितना हो जाएगा, 130 बटा 65। काट दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार है ना, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, 18 नंबर पे क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात, घात कितनी है, 2, मूल कितने होंगे, 2, मूल कितने होंगे, 2। ठीक है, जितनी घात उतने ही मूल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, है ना।
त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा? दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात है ना, भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, है ना, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसको। क्या करेंगे इसको? ठीक है, हम करेंगे इस सवाल को। कैसे हो जाएगा ये सवाल? तो अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, समझिएगा। तो अगर भुजाओं का अनुपात ही पूछा है तो क्षेत्रफलों का अनुपात का अंडर रूट कर देते हैं, नहीं, क्षेत्रफलों का अनुपात का अंडर रूट कर दें अगर, ठीक, तो भुजाओं के किसका क्या जाएगा? अनुपात आ जाएगा। 25 का अंडर रूट 5 और 36 का 6, अर्थात कितना आ गया? 5:6। कितना आ गया? 5:6 आ गया। बात आ गई समझ में, है ना? 5:6 आ गया। ठीक है, 5:6। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि बिंदु ए 1,2, ओ 0,0 तथा सी A, B संरेख हैं तो ए और बी में संबंध है। अच्छा, संरेख के लिए क्या होता है? संरेख के लिए हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है? 0 के। इसका क्षेत्रफल होता है क्या वैसे? तो 1/2, है ना। x1 क्या होता है? 1/2 x1। ठीक है, x1, है ना, क्या होता है? y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, y1 माइनस y2। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो जाता है और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ये 1/2 है, ये उधर जाएगा, 2 में है, गुणे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास बचेगा क्या? x1 की वैल्यू है 1, समझिएगा। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और y3 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ठीक है, तो अब रखते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा? x1 की वैल्यू क्या है? 1। x1 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक, x1 की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। x1 की वैल्यू 1। फिर क्वेश्चन में y2 की वैल्यू कितनी है? तो y2 है 0, है ना, माइनस y3 कितनी है? b। y3 कितना है? b। ठीक है, फिर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0, है ना, और y3 की वैल्यू है y3 है b। y3 कितनी है? b माइनस, और y1 है 2। y1 कितना है? 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या रखेंगे? प्लस ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा
एक मिनट रुकिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 20 पे थे ना हम, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यदि x1 की वैल्यू, हमने सारी वैल्यूज़ रख रहे थे ना सूत्र में, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा x1 की वैल्यू रख दी थी 1, ठीक है। x1 की वैल्यू 1 रखी थी, और इनटू में y2 की वैल्यू रखी थी 0 माइनस y3 की वैल्यू b, y3 की वैल्यू b, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस x2 की वैल्यू रखी थी, x2 की वैल्यू 0 है ना, x2 की वैल्यू 0। फिर क्या था, तो x2 हो गया, y3 की वैल्यू थी b माइनस, ठीक है, और y1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 2। इसके बाद फिर प्लस x3 है a, ठीक है, और y1 कितना है 2 माइनस y2 है 0, इज इक्वल टू किसके, 0 के, इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब गुणा करा लीजिए, तो 1 का गुणा माइनस बी के साथ कितना हो जाएगा, 1 का गुणा माइनस बी के साथ कितना हो जाएगा, अगर 1 का गुणा माइनस बी के साथ करेंगे तो कितना होगा, 1 का गुणा माइनस बी के साथ करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस का बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस का बी आ जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर ये वाला 0 हो जाएगा, 0 गुणा किसी भी संख्या में करें 0 हो जाता है, ठीक है। फिर ये प्लस का 2a बचेगा, प्लस का 2a बराबर किसके हो गया, 0 के। इस b को पक्षांतर कर दो तो किसके आ गया, 2a बराबर b के आ गया, किसके बराबर आ गया, 2a बराबर b के आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये सारे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी हो गए दूसरे सेट के। कौन सा सेट के, दूसरे सेट नंबर 2 के हो गए 20 बहुविकल्पी, ठीक है। सेट नंबर 1 के करवा दिए थे, सेट नंबर 2 के भी 20 बहुविकल्पी हो गए इस तरीके से, ठीक है। 20-20-40 बहुविकल्पी हो चुके, ठीक है। अब आगे हम लोग अगले सेट 3 को देखेंगे, हम लोग बहुविकल्पी का सेट नंबर 3, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। समझ में आ गई बात, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन ना दबाना ना भूलें, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें समय समय पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ओके।